देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बरियत का जमाना, एहतसाब हुआ पुराना और लीक्स ही लीक्स। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिसने झूठ बोला, जिसने बोहतान लगाया, मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। क्या सोचता होगा आज, उसके पास कहने को क्या है। बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। ये जो इनके दामाद है ना सर, ये कोई मुझे दिया गया, केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वज़ीर आज़म हाउस से लीक होने वाली ऑडियोज किसने रिकॉर्ड की, कैसे रिकॉर्ड की और किसने लीक की और क्यों लीक की, ये ऐसे सवालात हैं जो तहकीक तलब हैं और इनकी तहकीकात करके हकीकत तक पहुँचना हुकूमत का काम है। हुकूमत इस काम को कब और कैसे करती है ये उसका मसला है, लेकिन इन ऑडियोज में सामने आने वाली गुफ्तगू हमारा और कौम का इशू ज़रूर है। इन ऑडियोज में सुनी जाने वाली गुफ्तगू से ये ज़रूर पता चलता है कि इक़्तिदार में कोई भी हो, हुक्मरानों की तरजीहात क्या हैं, उनकी तरजीह अवाम के मसाइल हैं या अपने इक़्तिदार का खेल ही सब कुछ है। खानदान का कारोबार और इस कारोबार में सहूलतों की तलाश ही सब कुछ है। इमरान खान की 2 ऑडियो से ये समझ आती है कि उनके नज़दीक इक़्तिदार में रहना मुल्क की सलामत या मुल्क की सलामती से ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि ये भी पता चलता है इन ऑडियो से कि किस तरह उन्होंने एक साइफर को साजिशी बयानी और रजीम चेंज में बदला। तो मरियम नवाज की तरफ से अपने वजीर आजम चचा को पैगाम और फरमाइश से पता चलता है कि उनके दामाद का प्लांट भारत से मंगवाना बहुत जरूरी है। अब तक जितनी भी ऑडियो सामने आई हैं उनमें एक बात मुश्तरक है कि उनका आवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक है और न ही किसी हुक्मरान को आवाम की फिक्र और परेशानी है। इस मुल्क के गरीब आवाम सवाल कर रहे हैं कि काश कोई ऐसी ऑडियो भी लीक हो जिसमें कोई पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने वाला प्लांट लाने की फरमाइश कर रहा हो, खुशहाली के किसी प्लांट की बात हो रही हो। काश कोई ऐसी ऑडियो सामने आए जिसमें कोई हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लिए साजिश का खेल खेलने के बजाय इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने की बात कर रहा हो। काश कोई ऐसी ऑडियो भी लीक हो जिसमें आवाम की सहूलतें बंद करने के बजाय आवाम को सहूलतें देने का मुतालबा किया जा रहा हो। काश कोई ऐसी ऑडियो भी आए पाकिस्तान की जिसमें मईशत नीचे गिरने पर परेशानी का इजहार किया जा रहा हो, इस मईशत की बेहतरी के लिए फिक्रमंदी का इजहार हो। काश कोई ऐसी ऑडियो भी सामने आए जिसमें महंगाई कम करने के लिए वुज़रा में तजवीज़ का मुकाबला हो रहा हो, जिसमें कोई बिजली के दाम बढ़ाने पर नाराजगी का इजहार कर रहा हो, ये पेट्रोल की कीमत कम करने के तरीके ये डिस्कस कर रहे हों। क्या हमारी किस्मत में इन हुक्मरानों की रिश्वत की कहानियों, हीरे जवाहरात के मुतालबे और अपने दामादों के प्लांट मंगवाने की फरमाइशों की ऑडियोज ही बाकी रह गई हैं? खैर, मरियम नवाज के दामाद का प्लान तो पता नहीं आया या नहीं आया, लेकिन इसके लिए अदालत से बड़ा रिलीफ उनके लिए जरूर आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को सजा के 4 साल बाद लंदन फ्लैट्स के केस से क्लीन चिट दे दी है। इस फैसले से इमरान खान के एहतसाब और चोर डाकू के बयानिए को कैसे धचका लगा है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वजीर आजम के मुशीर बराए गिलगित बल्तिस्तान हैं कमर जमान कायरा साहब, और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। किरमानी साहब आपसे शुरू करते हैं सर, और बात करेंगे ज़रा ऑडियो लीक्स पे और जो मरियम नवाज की बरियत हुई है, बरी हो गई हैं वो, उसके हवाले से। लेकिन चूंकि अभी अब से कुछ देर पहले इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक अच्छी खबर आवाम को सुनाई है, तो इसी पे ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आप सब अपनी राय दें, क्योंकि डार साहब ने कहा कि पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे कम हुआ है, यानी कि 237 से कम होकर 224 रुपये 80 पैसे हो चुका है। किरमानी साहब ये बताइए कि मईशत में बेहतरी के असरात जो हैं वो कब तक आवाम को नज़र आना शुरू हो जाएंगे, उसके समरात कब तक आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे? चूंकि डार साहब की वापसी के बाद डॉलर तकरीबन कोई 12-13 रुपए जो है वो गिर चुका है, और इसहाक डार खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में 1000 अरब रुपए तक के कर्जों का बोझ कम हो गया है। तो क्या आप समझते हैं कि डॉलर की कीमत में भी वो 25% तक कमी ला सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। सबसे पहले तो ये अच्छी खबर आपके प्रोग्राम के दौरान ही सारी कौम ने सुनी है जी, और मैं समझता हूँ कि
दिस वाज मच अवेटेड और लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। और डार साहब ने ये एक अवाम दोस्त आज फैसला किया है, बावजूद के काफ़ी उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी स्पेस इतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहरहाल कौम को एक रिलीफ आज देने में फर्स्ट स्टेप उन्होंने उठाया है। दूसरी बात, आप देखिए, आपने डॉलर की बात की कि जब से इसहाक डार के आने की खबरें आ रही थीं और जिस दिन अभी वो पाकिस्तान में लैंड नहीं किए थे, तो डॉलर को दरअसल जिस तरह यहाँ एक दो चीज़ें हो रही थी, एक तो वो स्मगलिंग हो रही थी, अफगानिस्तान जा रहा था काफ़ी, और दूसरा ये होर्डिंग कुछ लोगों ने की हुई थी, और फिर तीसरा ये कि लोग जो से थे वो सट्टेबाजी में लगे हुए थे। ठीक है। अब वो आप देखिए कि 10-11 रुपए डॉलर नीचे आया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो सिलसिला आज पेट्रोल में कमी का शुरू हुआ है, इससे दीगर जो हमारी अशिया हैं लोगों की जिंदगियों में, बिजली है, सुई गैस है, जी सर, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले महीनों में ये अवाम को एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एजाजुल हक साहब, आपने 90 की दिहाई में इसहाक डार के साथ काम भी किया है, 2013 में भी आपने उन्हें करीब से देखा होगा। आपको लगता है कि उनमें इतनी अहलियत है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें वो कुछ बेहतरी ला सकें, जो अवाम के ऊपर महंगाई का ये अजाब मुसल्लत है, इससे अवाम को कुछ रिलीफ दिला सकें? मैं बिल्कुल इसहाक डार साहब को बहुत अच्छी तरह से करीब से जानता हूँ और हमारा ताल्लुक़ 1981-82 से है जी। जब शायद उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं उनको जानता हूँ। ठीक। तो इसहाक डार साहब एक अकाउंटेंट थे और मैं समझता हूँ कि उनके आने से पहले तो सारी डिमांड्स मीट की जा रही थी जो थी, और उस पर कोई चारा नहीं था हुकूमत के पास, क्योंकि IMF की मंजूरी तक, रजामंदी तक आपको हर वो कदम उठाना था जो उनके IMF को जो चाहते थे वो। अब डार साहब के आने के बाद ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है ना, अब उसकी कुछ गिमिक्स होंगी, कुछ फजिंग होगी, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, मज़ीद भी कम हो सकती थी, क्योंकि ब्रेंट जो है 126 से 83-86 डॉलर आपने फजिंग का कहा, फजिंग करते हैं इसहाक डार? मेरा ख्याल गलत फिगर्स देते हैं इसहाक डार? नहीं, ये तो मतलब मैंने नहीं कहा, ये तो इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स ने जब पाकिस्तान पे फाइन लगाया था उनका ये था, मतलब माजी के अंदर, अगर आपको याद हो तो। जी जी। और काफ़ी कई मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था उस वक्त इस बारे में। तो उम्मीद है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के होते हुए भी इसहाक डार साहब जो थे तमाम कमेटीज़ को हेड करते थे, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंस के बारे में थी। अब माशाल्लाह एक किस्म का जितना इत्मीनान नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार पे, मेरे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि सब बरी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। अब ये फैसला हो चुका है, इसमें अभी कोई किसी की दो राय नहीं है मेरे ख्याल में। अब ये बरियत जो हो रही है इस पे भी जरा बात करते हैं, और ये भी पूछेंगे कि यहाँ से तो बरियत हो जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान डट के सामने खड़ा हुआ है, तो उसका मुकाबला कैसे करेगी गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी? कारा साहब, पहले ये बताइएगा जरा, इसहाक डार साहब के ऊपर ही कॉमेंट कर दें, आपके ख्याल में उनका आना मईशत के लिए नेक शगुन है? और सर आपको, चूँकि आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, तो क्या आपको ये इनका कोई प्लान या कोई इनकी स्ट्रैटेजी लग रही थी कि पहले मिफ्ता इस्माइल को लगाना है, फिर उनसे सख्त फैसले करवाने हैं, और जाहिर है कि वो फैसले अवाम में पसंद नहीं किए गए, चूँकि उसके बाद फिर आप समझते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है वो मिलना मुश्किल होता, और सारा मलबा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर गिर गया, और उसके बाद फिर डार साहब को वापस ला के कुछ अवाम को रिलीफ दिलवाया जाना था, और ये कहना था कि नून लीग ने भाई अपनी A टीम तो अब मैदान के अंदर उतारी है। कारा साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? पारस जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर आ रही है, प्लीज जवाब दीजिएगा। ये शायद फोरम नहीं है, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता। मुझे पता चला कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया जी। मैं आपकी तरफ से और अपने पूरी कौम की तरफ से आपसे ताज़ियत कर रहा हूँ। मैं आपके पास हाजिर होकर भी ताज़ियत करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपको सब्र दे। आमीन। वालिदैन बड़े अहम होते हैं इंसान। आपका कारा साहब मुझे मैसेज भी मिला था, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका।
जीती रहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि इसहाक डार साहब एक बड़े एक्सेप्शनली, मैं उनका मुखालफ भी रहा हूँ, उन पर मोतरज़ भी रहा हूँ, उनकी कई पॉलिसी से इख्तलाफ भी करता हूँ, अब भी शायद होता रहेगा ये, लेकिन एक बात तय है कि डार साहब का माजी एक बड़े मेहनती, एक बड़े ज़ीरक किस्म के इकोनॉमिस्ट का भी बन गया है। ये खाली उनको कैलकुलेटर की तरह कह देना कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है बल्कि वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये शायद मुनासिब नहीं है। डार साहब ने बहुत हद तक परफॉर्म किया। हमारे जैसी इकोनॉमीज में बहुत सारे फैसले आपको वो लेने पड़ते हैं जो कौम के मुफाद में है और आलमी जो इदारे हैं उनके मुफाद में या उनके जो मेयार है उसके मुताबिक नहीं होते, उसकी सजाएं भी मिल गई। डार साहब ने माजी में परफॉर्म किया, उन्होंने डिलीवर किया इस कौम को, और वो उन पे इल्ज़ाम था कि वो डॉलर की कीमत जो है वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा करते थे। आज सारी कौम देख रही है कि डॉलर की कीमत को आज़ाद छोड़ने के समरात क्या आए, आम आदमी की ज़िंदगी में आग लग गई है। ये बात दुरुस्त है कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदे किए, फिर उससे इन्हिराफ कर लिया, तो अब अगर हम IMF के साथ अपनी डील मुकम्मल न करते, उनके सारे मुआहदे पूरे न करते, वादे पूरे न करते, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता, वो पाकिस्तान को खौफनाक हद तक उसके सबरात भुगतने पड़ते। ये बहुत खौफनाक होता। डार साहब एक मेहनती, एक ज़हीन आदमी है। हाँ, उनका आइन के ऊपर भी उनका तजर्बा है। वो मेहनती और ज़हीन तो हैं, लेकिन अगर वो पहले आते तो आपके ख्याल में वो मिफ्ता इस्माइल की तरह वही करते जो मिफ्ता इस्माइल काम कर रहे थे, वही कीमतें बढ़ाते? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल इंतहाई अच्छा आदमी, बहुत मेहनती आदमी जी। मिफ्ता इस्माइल ने जिन हालात में मुल्क को लिया और वो फैसले किए जिससे अवाम की जिंदगी में तकलीफें बहुत बढ़ गई, यानी महंगाई इंतहाई बढ़ी, तेल की कीमतें आसमान पे गई, खाने पीने के अशिया हर चीज महंगी हुई, बिजली महंगी हुई। जो आखिरी जो झटका आया बिजली का, उसने तो चीखें वाकई निकाल दी है कौम की। लेकिन ये मिफ्ता को सलाम करना चाहिए कि मिफ्ता ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। अगर उसने गालियां खा ली, ठीक से इसहाक नून लीग का मुआशी ट्रम्प कार्ड है, अब यही ऑप्शन है सिर्फ इस हुकूमत के पास, नून लीग के पास। कह लें, गुजारिश होगी कि मिफ्ता के लिए हम सबको सोचना चाहिए कि एक शख्स ने मुश्किल तरीन हालात में इकोनॉमी को लिया और मुश्किल तरीन फैसले किए, खुद पे इल्जाम लिए, खुद को बुरा कहा और पाकिस्तान को एक बेहतर डगर पे डाल दिया। आज अगर इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, आज अगर पाकिस्तान को दुनिया में से रिलीफ मिल रहे हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के समरात आ रहे हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। मिफ्ता को सलाम है और डार साहब के लिए नेक ख्वाहिशें हैं। अब इंशाल्लाह बिजली भी सस्ती होगी, तेल मजीद सस्ता होगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। सबसे आम बात है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, ताकि फिर आप लोगों को, आपकी हुकूमत को भी ज़ाहिर है इसका फल मिलेगा। आवाम को रिलीफ मिलना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जी किरमानी साहब, अब जरा आगे चलते हैं। रिलीफ है। एक बात सुन लीजिए, आपने अपने पूरे इंट्रो में जो बात कही कि काश कोई ऐसी लीक भी आ जाए, मैं आपको हलफ उठा के कह रहा हूँ, हमारी पूरी कैबिनेट के अंदर रोज जब भी कैबिनेट होती है, अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियां, मैं ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, ज्यादतियां जो हमने आलमी इदारों की मजबूरियों और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुछ फैसले करना हमारी मजबूरी थी, उन फैसलों के लिए भी बड़ी एट लेंथ बहस होती थी और अब भी, आज भी इस पर बड़ी एट लेंथ बहस थी कि हमें अब अवाम के रिलीफ के लिए क्या करना है। ये कहना कि वहाँ बैठे लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार की बड़ी अच्छी बात है कारा साहब, लेकिन हम तक इत्तलात ये पहुँचती हैं, चूंकि ये एक बहुत सारी हुकूमत में इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, तो ज्यादातर पहली तरजीह होती है कि कुछ पोर्टफोलियो मिल जाए सबको। जिसको पोर्टफोलियो नहीं मिलता वो नाराज हो जाता है, तो नाराज आदमी कैसे अवाम की फलाह बहबूद और उसकी फलाह के लिए सोच सकता है? पारस एक बात देखे, इत्तेहादी हुकूमत में अगर ज्यादा जमातें हैं, खान साहब के दौर में भी कोई 70 के करीब एडवाइजर्स थे, मिनिस्टर्स थे, स्पेशल असिस्टेंट थे। एक तो ये मीडिया को ख्याल अब तो माशाल्लाह रिकॉर्ड है, नहीं स्पेशल असिस्टेंट हुकूमत का हिस्सा होते हैं लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, वो वजीर नहीं होते, उनकी मराद वजारतों वाली नहीं होती, ये इवन मशीरों की नहीं होती। स्पेशल असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं, पोर्टफोलियोज नहीं दिए जा रहे, तो खुश करने के लिए कायरा साहब बनाए जा रहे हैं ना, तो ऐसी क्या जरूरत है? जो काबिना के अंदर लोग हैं वो काम कर सकते हैं ना।
काश आप वजीर आजम की जगह होती और आपको एक 8-9 जमातों का इत्तेहाद चलाना पड़ता। ये इत्तेहादी हुकूमतें ये आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ बनती है। इमरान खान जो सबसे बड़े मोतरज हैं, उनके दौर में भी जब हुकूमत चल रही थी तो जिनको वो गालियां दे रहे थे, यानी इमरान खान खुद जिसको सबसे बड़ा। सर मैं जरा प्लीज ब्रेक ले लूं, उसके बाद कारा साहब, आज का हमारा मेन टॉपिक था ना, जरा वहाँ किरमानी साहब से शुरू करेंगे और फिर आप और इजाजुल हक साहब भी उस पर राय दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। किरमानी साहब, मरियम नवाज एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बरी हो गई हैं, उनकी जो सजाएं थी वो कल अदम हो गई हैं। सर, जब आप अपोजिशन में थे तो गिरफ्तारियों का मौसम था, अब आप हुकूमत में हैं तो बरियत का मौसम है, तो क्या ये वाकई हुकूमत में आने का असर है या आप समझते हैं कि वाकई मरियम नवाज के साथ इंसाफ हो गया है? देखिए, मरियम नवाज को हुकूमत ने तो बरी नहीं किया, मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है जी, जब आप और जाहिर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारहा नैब को पूछा कि भाई कोई सबूत है तो लाओ, और यहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि ये एक राय थी एक शख्स की और उस पर एक उनको सजा दे दी गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि हक और सच की फतह हुई और जजेस साहिबान ने भी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने विदाउट एनी प्रेशर इंडिपेंडेंट होकर जो फैसला किया है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर सवाल मैं उठाना चाहूँगा पारिस बीबी कि क्या जिन लोगों ने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा को और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोगों को जिन्होंने इस 4-4.5 साल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और अपनी मनपसंद के फैसले भी लिए, क्या उनका भी एहतसाब होना चाहिए या उनको एस्कॉर्ट फ्री जाना होगा? मेरी मुराद है कि आखिर उन लोगों को भी पूछा जाए जिन्होंने लोअर कोर्ट्स ने उनको सजा दी कि भाई आपने किन शवाहिद की बुनियाद पर आपने लोगों की जिंदगी के 4-4.5 साल 5 साल जितना एहतसाब का मुतालबा किरमानी साहब आप किससे कर रहे हैं? ये आला अदलिया का काम है कि वो इसको देखें कि क्यों इनके साथ ज्यादती हुई। अच्छा मुझे बताएं, इन 4-5-6 सालों की क्या कॉम्पनसेशन है कि एक झूठे इल्जामात के तहत आपने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी गई इस मुल्क में। सियासी इंतकाम, ये नैब का इदारा जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, जिसपे आला अदलिया ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि दिस इज फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कहने का मेरा मकसद है एक क्लियर कट सियासी इंतकाम था और जिसका निशाना सिर्फ नवाज शरीफ और शरीफ खानदान था। कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि इन फ्लैट्स की अभी तक मनी ट्रेल नहीं दी जा सकी है? सर देखिए, तमाम चीजें जो रिक्वायर्ड थी उनको दी गई। अब अच्छा ये मुझे बताइए कि एक ऐसा शख्स नवाज शरीफ जिसका नाम है, उसका तो नाम ही नहीं था पनामा में, एक शख्स का नाम नहीं है। और फिर मुझे बताइए 400-450 के करीब लोग थे जिनका पनामा में नाम था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। खुद इमरान खान अपने रिकॉर्ड पे है। एक कतरी खत आया था सर, जिसमें कतरी प्रिंस ने ये कहा था कि 90 में ये फ्लैट्स हमारी मिल्कियत थे, 2006 में हमने शरीफ फैमिली को ये दे दिए थे। और फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कतरी खत को नहीं माना था और वो जो कतरी प्रिंस थे वो भी कोर्ट में नहीं पेश हुए थे। तो मनी ट्रेल का सवाल तो ऐसे है। वो एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक एक सियासी इंतकाम था। और मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तो इमरान खान तो रिकॉर्ड पे है कि जी मेरा फ्लैट जो सा था मैंने वो ऑफशोर कंपनी से लिया, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जो साढ़े मरियम ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी मिल्कियत है। 2016 में हुसैन नवाज ने कहा कि हमारी मिल्कियत है। देखिए, हुसैन नवाज ने उसको एक्सेप्ट किया। द मैटर वॉज बिटवीन उनके दादा मरहूम और पोतों के दरमियान था। ठीक है जी। इन्होंने नवाज शरीफ को कहां से बीच में घसीट लाई जी, जरा मुझे बताएं। और नवाज शरीफ का तो नाम तक नहीं था। और वो जो इंटरनेशनल वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट थी, उन्होंने फिर उसके बाद वजाहत दी कि जी नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है, पनामा पेपर। और आपने पकड़ के एक शरीफ आदमी को, एक शरीफ, मुझे कहने दीजिए, एक शरीफ आदमी को
एक शरीफ आदमी को आपने उसको तजलील से गुजारा, उसको तौहीन से गुजारा, उसको मुश्किलात से गुजारा, ये जुल्म हुआ उसके साथ, उसका अजाला कौन करेगा? मेरा ये सवाल है। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ उसका अजाला कौन करेगा? कहा जा रहा है कि कल के फैसले के बाद अब लग रहा है कि मियां साहब का केस भी खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ आज भी इंसाफ का मुंतजिर है, तो यहाँ आके और नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द वापस आए। एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब ने एहतसाब का बयानिया बनाया था ना, और उसके मुताबिक तो ये सारे चोर डाकू थे, इन सबको जेलों में भी रखा गया। तो सर, आपके ख्याल में ये केसेस अदालत में ठहर क्यों नहीं पा रहे हैं, और आपको लगता है कि खान साहब का जो एहतसाब का बयानिया था उसको बड़ा धचका लग रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब ये JIT बनी थी और जब ये केसेस चले थे, और उस वक्त ऑपोजिशन का तो मेरे ख्याल में कोई वजूद भी इतना नहीं था कि वो अपना कोई किरदार अदा कर सकती। जो बातें हुई, आपने कतरी ख़त का तो आपने ख़ुद ही कह दिया, लेकिन इतराफ़ तो ख़ानदान ने ख़ुद किया था। पहले कहा कि ये हमारे नहीं हैं, फिर कहा ये हमारे हैं। अब सवाल ये है कि या तो कोर्ट्स उस वक्त गलत थे जी, या अब गलत हैं इस चीज़ का, क्योंकि अगर उस वक्त गलत थे तो ये बिल्कुल सही करमानी साहब ने कहा कि जो पिछले 4-5 साल अजियत हुई है उनको, और जो उन पर आवाज़ें कसी गई हैं या जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बहुत बुरी बात थी। और अब जबकि ये हुकूमत में है अल्हम्दुलिल्लाह, और तय मामलात कुछ तय हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का केस ख़त्म ना करना अब एक बहुत बड़ा वो होगा, अलमिया होगा, जैसा कि इन्होंने कहा। वो केस भी ख़त्म होना चाहिए, उन्हें वापस आना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड दें, क्योंकि पहले ही जो पॉलिटिकल मनूवरिंग करनी थी हुकूमत ने वो तो कर लिया है दादियों ने, कि नैब के जो डंग था वो निकाल के रख दिया है और सारे केसेस ख़त्म हो गए नैब के भी। अब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, जो कि जिसमें आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और बस सर देखिए, ये बात तो ठीक है कि नैब ने कोई दस्तावेजी सबूत एजाजुल हक साहब पेश नहीं किया है, तो देखें हाई कोर्ट भी सजा फिर किस तरह बरकरार रख सकती थी। अब जाहिर है इल्जाम लगा है तो उसको साबित करना भी तो इंसाफ का ही हिस्सा है। और सर मियां साहब की आपने बात की, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगी ना। अब आपको लगता है कि इससे मियां साहब का केस कितना मजबूत हुआ है? और आपने कहा मामला तय हो रहे हैं, क्या और कहाँ मामला तय हो रहे हैं मजीद? ये तो जैसे अभी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, तो ये पूछा जाए कि उस वक्त कहाँ पे मामला तय हुए थे। ये कह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो वजीर आज़म थे उस वक्त, तो अगर उस वक्त कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, मामला कहीं तय हुए हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि शायद अब भी कहीं तय हो रहे होंगे। अब भी वहीं तय हो रहे हैं जहाँ पे पहले हुए थे। लाजमी बात है, मतलब मुझे तो मालूम नहीं कि पहले कहाँ तय हुए थे, जिसको पता होगा वही बता सकता है आपको। ठीक, ओके। कारा साहब जरा आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि अब मरीम नवाज को आपको लगता है कि इंसाफ मिल गया है, वो बेगुनाह साबित हो गई हैं, ये केसेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर खत्म हो रहे हैं? सर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उस पर कई सवालात उठा रहे हैं, तनकीद के तीर बरसा रहे हैं और NRO 2 कह रहे हैं इसको। देखिए, सवाल ये है कि भारत समय एक बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के इदारों और इस मुल्क की अदालतों की सबसे बड़ी विक्टिम रही है, आज भी है जी। लेकिन हमने हमेशा एतराज उठाए प्रिंसिपल्स की बुनियाद। आज सवाल ये है कि कल यही अदालत, यही हाई कोर्ट इस्लामाबाद की इमरान खान साहब को माफी कबूल कर लेती है और उनको माफ कर देती है, उनको रिलीफ देती है, उनके साथियों को रिलीफ देती है, उनकी बेलें करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, तो वो बहुत अच्छी अदालत है, सारे लोग उसकी तारीफें करते हैं। आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, चले अल्लाह खैर करे। अर्ज ये है, केस बना दिए गए, उन केसों का क्या पारस खुर्शीद के प्रोग्राम में इसकी जजमेंट आनी है, मीडिया के ट्रायल में जजमेंट आनी है, इमरान खान साहब की ख्वाहिशों या PTI के अपने बयानिए के मुताबिक उसकी जजमेंट आनी है, या कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिटरमिन करेगी कि इसमें क्या एम्बेजलमेंट है, क्या गलती है, क्या खराबी है? ये फैसला अल्टीमेटली अदालतों ने करना है। एक अदालत से उनको सजा दी गई जिसपे उनको एतराज था कि जी हमारे साथ
हमें सजा गलत दी गई। अब एक ट्रायल कोर्ट के बाद रिवर्स हो रहा है, सवाल उठेगा। हाई कोर्ट में अपील आ गई। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाई कोर्ट में अपील हो गई। हाई कोर्ट ने मैटर ऑफ फैक्ट नहीं देखने, हाई कोर्ट ने एविडेंस नहीं लेनी, हाई कोर्ट ने मैटर ऑफ लॉ देखना है। उन्होंने कानून बार बार पूछा, बार बार नैब से पूछा, और ये जो तासर दिया गया मीडिया की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी कि जी देखें इतने ये नैब का कानून जो है ये खत्म कर दिया गया, इसका ये हो गया। भाई नैब के कानून का अगर असर होना था तो वजीर आजम साहब आज क्यों अदालत में पेश थे? फिर तो वो भी बरी हो गए होते, उनका केस भी विड्रॉ हो गया होता। कायरा साहब, थोड़ा सा शो में टाइम कम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पे क्लियरिटी चाह रही हूँ, अगर आप एक चीज को क्लियर कर देंगे ना सर, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ तो जरा चीजें जरा सामने होंगी हमारे क्लियरिटी के साथ। सर आपको याद होगा कि जब ये मुकदमा चल रहे थे कायरा साहब, तो उस वक्त में पीपल्स पार्टी लकीर के दूसरी तरफ खड़ी थी, उस तरफ खड़ी थी जहां इमरान खान खड़े थे। और जब पैनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया था, पीपल्स पार्टी ने उसकी भी हिमायत की थी। लेकिन आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो क्या सर इसको फिर यू टर्न कहा जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से? चूंकि उस वक्त आप कोर्ट के फैसलों की हिमायत कर रहे थे, आप मियां नवाज शरीफ की मुखालफत कर रहे थे। देखिए पारस, मैं तो सिंपल ये गुजारिश कर रहा हूँ, एक है हम बड़ी जज्बाती कौम है, हमारे यहाँ मीडिया में भी जज्बातियत बहुत है, सियासत में उससे ज्यादा है, बाकी जगहों पे उससे ज्यादा है। हम गिमिक के ऊपर ज्यादा रहते हैं, हकायक के ऊपर नहीं रहते। ये हमारी अनफॉर्चुनेट, हमारी बदकिस्मती है। हमें हकायक के ऊपर बातें करनी चाहिए। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली किसी अदालत ने फैसला करना है। आज मरियम बीबी के हक में फैसला आया, परसों एहसन इकबाल साहब के हक में फैसला है। वहां पे भी नैब को यही कहा गया कि बताओ एहसन इकबाल के खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब सवाल ये है कि कोई अदालत डिटरमिन करेगी ना। अब नैब जाएगी, नैब अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट पे, जो भी इफेक्टेड अगर पीटीआई चाहती है तो पीटीआई ने नैब का कानून भी चैलेंज किया हुआ है, और पीटीआई चाहे तो उसमें पार्टी बन जाए जाके, जब अपील होगी तो उसमें जाके अल्टीमेटली फैसला तो अदालतें करेंगी। ठीक है कायरा साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत को तो क्लियर करें ना सर। आप लोगों के हवाले से एक रीजनिंग दी जा रही है सर कि उस वक्त में कायरा साहब, आप लोगों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उस वक्त में चूंकि आपको ये सूट करता था कि आप मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगे, आप अदालत के फैसलों की हिमायत करें, तो पीपल्स पार्टी ने वो किया। लेकिन अब चूंकि आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो आपको ये सूट करता है कि मरियम नवाज की बरियत का जो फैसला है आप इसकी हिमायत करें। या तो कायरा साहब जरा पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल कर रही हूँ ना, कि या तो कहें कि उस वक्त आपकी तरफ से गलती हुई, एक सियासी गलती थी। पारस, ये अच्छा फर्ज करें मैंने आपकी बात एग्री कर ली, फर्ज करें, सवाल ये है कि मैं कल जो कह रहा था वहां पे भी मेरा मौकफ ये था कि अदालत ने फैसला करना है, मीडिया ने नहीं करना जी, किसी सियासी जमात ने नहीं करना, हुकूमत वक्त ने नहीं करना। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, मेरे मौकफ में तब्दीली नहीं है। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मीडिया फैसला नहीं करेगा, कोई सियासी जमात फैसला नहीं करेगी, हुकूमत वक्त फैसला नहीं करेगी, बल्कि अदालत फैसला करेगी। एक अदालत ने उनको बरी कर दिया है, उसके बाद अगली अपील है, उसको देख लिया जाए, और अगर फाइनली भी उनकी अपील भी उनके हक में डिसाइड हो जाती है, तो पारस फिर मेरी, आपकी, इमरान खान की, किसी और की ख्वाहिशों का, या किसी जमात का, या किसी मीडिया पर्सन का, या किसी मीडिया हाउस की ख्वाहिशों के मुताबिक तो काम नहीं होना। कानून अच्छा है, बुरा है, अदालतें अच्छी हैं, ख्वाहिशात का इजहार करना नहीं, सवालात उठाना है। यानी कि जो भी अदलिया फैसला करेगी पीपल्स पार्टी उसके साथ। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अल्टीमेटली मीडिया, अदलिया अच्छी है, बुरी है, जज कैसे है, कैसे नहीं है, इन्होंने फैसला करना है ना। आपके और मेरे फैसले पे, बिल्कुल किसी सियासी जमात या हुकूमत की जजमेंट पे तो लोगों की किस्मत के फैसले नहीं होने। लेकिन ये सवाल तो करना बनता है कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कि अगर उस वक्त में पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये था तो क्या आप उस वक्त गलत थे? और अगर गलत थे तो क्या ये पीपल्स पार्टी की सियासी गलती थी? जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने भी तो तस्लीम किया था ना कि वो मेमो गेट में काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और वो उनकी सियासी गलती थी। पारस, मैं तो वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि हम एक जज्बाती सी कौम है, हम स्पॉन्टेनियसली बाद औक़ात अपने छोटे फैसले जो है उनको ज्यादा मुकद्दम रख लेते हैं। मेरे हाथों मैं खुद मियां नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, बीइंग चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा एतराज किया करता था। आज मैं उनकी काबीना का हिस्सा हूँ,
तो ये एतराज तो मुझ पे दुरुस्त है कि भाई कल तुम ठीक थे या आज तुम ठीक हो, लेकिन एक बात दुरुस्त है कि हमने पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चीजें एडजस्ट करनी है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हकायक के नजदीक रहें। एडजस्ट कर दें प्लीज। अवाम के ही लिए हुकूमतें होती हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं है। मैं आपके इस जो आर्गुमेंट है ना, इसके ऊपर अगर आप प्रोग्राम करें तो मैं आपके साथ बैठ के करने को तैयार हूँ कि ये जो तासर दिया जा रहा है। सर मैं जरूर चाहूंगी, प्लीज आप आए इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठ के इस पे पूरा शो करेंगे। आज टाइम कम है तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा जरा ऑडियो लीक्स पे भी बात कर लूं। किरमानी साहब, लग ये रहा है कि हमारी जो सियासत है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स की ये तबसरे और जो धमकियां हैं ना, इसी के गिर्द घूम रही है। तो सर ये वजीर आजम हाउस की ऑडियोज का लीक होना क्या लम्हे फिक्रिया नहीं है, ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? और किरमानी साहब इसमें कौन जिम्मेदार है? चूंकि जो वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी है वो तो IB के सुपुर्द होती है ना सर, तो क्या पूरा वजीर आजम हाउस बग था या फिर किसी का मोबाइल जो है वो उसको क्या कहते हैं हैक किया गया है, और किसने किया, ये सब हमें कभी मालूम हो सकेगा? ये पारस बहुत ही संगीन मामला है और इसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना दी है, इंक्वायरी कमेटी बना दी है। और मैं समझता हूँ कि अगर इतनी सेंसिटिव प्लेस पे जहाँ के जैसे आपने कहा वहाँ एजेंसियों की वो स्वीप करते हैं डेली बेसिस पे और वो बड़ा डीबगिंग भी होती है रेगुलर बेसिस पे, इन तमाम प्रैक्टिसेस जो मैं समझता हूँ 2013 से 18 तक जो मैंने देखी है, नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे या शाहिद साहब, कि एक रेगुलर बेसिस पे सारी डीबगिंग हुआ करती थी, एक रूटीन में कि वो करते थे। लेकिन ये क्या अब भी वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है या उसमें कोई कोताही हुई है? कहाँ कोताही हुई है, इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन लोगों को काबू आना चाहिए जिन लोगों ने ये अजीब सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। साइफर गायब हो गया सर वजीर आजम हाउस से, और ये भी बताइए इमरान खान की ऑडियोज किसने लीक की है? दूसरी हाँ, अब मुझे जरा एक मिनट दीजिए। अच्छा, अब आ जाइए आप इमरान खान साहब पे कि ये इमरान खान का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 लीक हुआ है, जो ऑडियो लीक्स का, मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। और अब तक चूँकि ये एक मुल्क से एक स्ट्रेट अवे गद्दारी है, ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ गुफ्तगू है कि एक साइफर आता है और साइफर एक रूटीन में आते हैं, मुल्कों के सुफरा दूसरे अपने मुल्कों को भेजते रहते हैं, लेकिन एक साइफर का आना और वो अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह उसको कहा गया कि इसको अपने इस्तेमाल करो, इससे खेलना है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस साइफर की आड़ में वो पाकिस्तान के मफाद से खेल गया और इसकी इंक्वायरी होगी और मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ कड़े से कड़ा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साजिश की है, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है, आपको कमेटियां बना रहे हैं सर, कोई आपके ख्याल में इस पे कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो? देखिए ये सारा कैबिनेट ने सोच समझ के, कारया साहब भी हम तशरीफ रखते हैं कि कैबिनेट ने ज़ाहिर है इस पर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और उसके बाद वो जाहिर है एक TORs वगैरह उसके बनाए गए हैं और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई पता लगेगा कि ये कौन लोग हैं और डेफिनेटली अंदरूनी लोग हैं, बैरूनी लोग हैं या ये कोई एक मिली भगत है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने जो साइफर के साथ किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी अलहदा उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड, धोखा और गद्दारी की है। जी इजाजुल हक साहब, एक तो वजीर आजम की ऑडियो लीक होना, इसी पे यही सवाल कर रही हूँ, कोई साजिश लगती है? और जो किरमानी साहब इमरान खान की ऑडियो लीक्स पे बात कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लगता है कि उन्होंने साइफर को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, आलमी साजिश का झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया, इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हुई है? इसमें इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर जस्टिस खोसा का 2019 का आप जजमेंट देख लें, जो उन्होंने पिछले 15-20 साल के जजमेंट्स को निकाल कर उसका निचोड़ निकाला है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, जब तक कि इसकी फॉरेंसिक नहीं करवाई जाती, ये नहीं पता लगता कहाँ से रिसीव हुई हैं, कैसे रिसीव हुई हैं। ये जस्टिस जो जज थे अख्तर मलिक, उनके केस में उन्होंने ये बात की थी। ये सब अब ये ऑडियोज इस किस्म की आ रही हैं जैसे कि आज जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नहीं मैं शक करें वो इसलिए कह रहे हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ जा रही हैं। पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कौन सी गद्दारी है कि एक हुकूमत है, अगर वो बैठी हुई है और उसके खिलाफ साइफर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को तब्दील कर दो और अगर तब्दील नहीं करोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी वी विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एजेस, जैसे पहले कहा था।
तो अगर उन्होंने इस बात को उठाया है, उछाला है कि ये पाकिस्तान है, एक सोवरेन स्टेट है, तो ये कौन होता है डोनाल्ड लू या कोई और जो कि वहाँ से ये साइफर में पैगाम भिजवाए हमारे एम्बेसडर के जरिए कि जी ये करके दिखा दो, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। वो साइफर में और फिर मैं खामोश रहूं, ये भी तो सवाल है। मुझे नहीं पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो फिर आप उस एम्बेसडर को बुलाएं, उस एम्बेसडर से पूछें जिसने ये लिखा है। वो तो अभी भी आज भी फॉरेन ऑफिस में ही है। फिर इसकी कोई आप इंक्वायरी करवाएं, आपने इंक्वायरी भी कोई नहीं करवाई। और वो एम्बेसडर जिसकी एम्बेसडर की आप बात करें, ऑडियो लीक्स और ये और वो, इस पे बहस करने के कोई फायदा ही नहीं है। जी सर। और पहली बात ये है कि हमें सबको मालूम है कि ये कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। मतलब लाजिमी बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो किसके अंडर होती हैं? किसी और के पास ये इख्तियार है या इजाजुल्लाह के पास या कायरा साहब के पास या किरमानी साहब के पास कि वो जाकर कोई ऐसी लगा दें? और ये जो जितनी लीक्स हुई हैं ये टेलीफोन की लीक्स नहीं है। अच्छा, ये बाकायदा प्रोग्राम के जरिए लीक्स हैं। क्या ख्याल है? हैकिंग भी नहीं है, हैकिंग नहीं है, लीक्स हैं। हैकिंग कैसे हो सकती है? जहां से लीक्स हुई हैं, जहां पे इसको मतलब कि रिकॉर्डिंग की गई है, वहां से अगर हैकिंग हुई हो, लीक्स हुई हो तो वो और बात। सर ये डार्क वेब पे किसने मतलब डाल हम अपने आप से धोखा करें, ये कैसे अपने आप से झूठ बोले। और इजाजुल हक साहब, उस शख्स की आप हिम्मत तो देखें, वो हुकूमत को भी चैलेंज कर रहा है, हमारे मुक्तदर हल्के जो है उनको भी चैलेंज कर रहा है सर वो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस नहीं है? उसमें बिल्कुल टेस्ट केस है। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और वजीर आजम का ये कहना कि ये ऑथेंटिक हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को नीचा दिखाना है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप इस मेरी आवाज जाली है में चले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं साइफर की हकीकत जो है वो पता चल गई है। या तो खान साहब भी जाली है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की उसके अंदर। उन्होंने कहा खामोश रहो, किसी मुल्क का नाम ना लो। दूसरे में उन्होंने कहा कि अगर ये आ रहा है तो इसको फिर मिनट्स इसके बना दें, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? और बाद में फिर खान साहब ने लॉबिंग फॉर्म फाइल की, ठीक, पहले का नाम ना लिया जाए। कायरा साहब जरा आप इस पे एक कमेंट कर दें। सर आप समझते हैं कि हुकूमत और खुफिया एजेंसीज को इसकी तहकीकात करनी चाहिए और जो हुकूमत के मुखालिफिन हैं उनको भी इस इशू में, इस मसले में हुकूमत का साथ देना चाहिए, चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी तो बन सकता है? हुकूमत के मुखालिफिन तो इस मुल्क का बुरकस निकल जाए तो भी हुकूमत के साथ नहीं आएंगे। वो तो खुद IMF की डील कैंसिल कराने के चक्कर में बहुत कुछ करने को तैयार थे, तो उनको तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि ये इतना बड़ा इशू है, इतना खौफनाक इशू है। दो वज़ीर आज़म, एक नहीं, दो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक हुई जी। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी लीक हुई है और इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी लीक हुई है। इसका मतलब है कि उनके पास और भी बहुत कुछ होगा जो भी जिसने लीक किया है। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू पे आपने अपने कमेंट्स में कहा कि अपने फैमिली को मफाद देने के लिए, हालांकि मफाद देने के लिए नहीं, उनको उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा। फर्क बड़ा वाज़ेह है कि जनाब ये आपकी भतीजी ने कहा है कि मेरे दामाद की मशीनरी, जिस प्लांट की 50% से ज़्यादा मशीनरी इमरान खान साहब के दौर में हिंदुस्तान से आई थी, अब उसकी रिमेनिंग मशीनरी मंगवानी है। तो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको कह रहा है कि सर ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है, हमें नहीं करना चाहिए। तो वो उसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप उनको बता दो, मैं भी आके कह दूंगा। इमरान खान साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि सर आप इस जो साइफर आया है इसके ऊपर एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी को कहें कि वो साइफर का तर्जमा कर दे, वो पढ़ दे, उसको मैं मिनट कर लूंगा, फिर मिनट को जिस तरह मैं चाहूंगा इंटरप्रेट कर दूंगा, वो मेरे पास होंगे। तो ये खौफनाक तरीन बात है। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को आप आखिरी बात, टाइम बहुत कम है, ये मामला यहाँ रुक जाएगा? बात सिंपल है, या ये मामला और खतरनाक चीजें सामने आ सकती हैं? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया के सामने एक ओपन सा मुआशरा पड़े हैं ना, हमारी हुकूमत को कोई हाल होता है। आज जिस बहस में हम पड़े हैं पारस, इस वक्त इमरान ने सारा कजिया जो खड़ा किया हुआ है वो किस बात पे है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, उसकी तैनाती कौन करेगा। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क, पूरे मीडिया ने जो डिबेट छेड़ी है इमरान खान ने, वो ये वाजे कर रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी अगले आर्मी चीफ के साथ होगी और किसी के साथ नहीं।
ये क्या करना चाह रहे हैं इमरान? ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस ओहदे को भी मुतनाज़ा बना दिया गया है। आप ठीक कह रहे हैं कायरा साहब, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे, आसिफ किरमानी साहब और एजाजुल हक साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।